अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहरबानो अवान। बात करेंगे ट्रम्प का अमन मंसूबा दर हकीकत किसका एजेंडा है, क्या गजा में अमन के लिए मुस्लिम ममालिक बेबस हैं। नाज़रीन, गजा की सूरत हाल एक बार फिर संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है। हमास के अस्करी विंग के सरबराह अजीज़ुद्दीन अल हदाद ने ट्रम्प के जंग बंदी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। बोले ये मंसूबा हमास को ख़त्म करने की कोशिश है। सदर ट्रम्प के अमन फ्रेमवर्क को इसराइल पहले कबूल कर चुका है, जिसमें हमास के हथियार डालने की शिक भी शामिल है। हमास ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हथियार न डालने का फैसला किया। दूसरी तरफ कतर में मौजूद हमास की सियासी क़यादत कुछ तरामीम के साथ इस मंसूबे पर आमादगी ज़ाहिर कर रही है, लेकिन उनका असर रसूख महदूद है क्योंकि यरगमालियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़लस्तीन के बारे पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। ट्रम्प के 20 निकात पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक के नहीं बल्कि ये अमरीका का ड्राफ्ट है। हम और हमारे इत्तेहादी ममालिक ने जो तजावीज़ दी उनमें तरामीम करके अमरीका ने अपना एजेंडा बनाया। कौमी खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने मज़ीद क्या कहा, आइए देख लेते हैं। इस पॉइंट जो ट्रम्प साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने यह इंदिया दिया है कि हमास के जवाब के लिए डेडलाइन दी जा सकती है। जंग बंदी की बातों के दौरान भी इसराइली सहूनी फोर्सेस की बमबारी से 53 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइली नेवी ने फ्लोटिला पर धावा बोलकर 450 इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और दुनिया भर के समाजी कारकुन भी शामिल हैं। नाज़रीन, सूरत हाल वाज़ेह है कि एक तरफ ट्रंप का अमन मंसूबा है और दूसरी जानिब हमास का अदम एतमाद, इसराइली हटदर्मी और आलमी इदारों की नाकामी। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये मंसूबा वाकई अमन लाएगा या ये भी कागजी बयानिया ही साबित होगा। बात करने के लिए हम अपने पैनलिस्ट से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बड़ी उम्मीदें शरबानो इससे वाबस्ता हैं और जैसे कि 20 नुकात जैसे ही सामने आए थे तब एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी और अब लगता है कि कुछ इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है। बात करेंगे दिफाई तज़्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, जैसे ये अनाउंसमेंट हुई थी 20 नुकात की तब कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी, लेकिन अब हमास की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया है और दीगर जो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, कुछ सर क्लैरिटी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। लेकिन जिस दिन ये पॉइंट रिलीज हुए थे, ये पब्लिक हुए, मैं उसी दिन जो चीज़ें नहीं ढूंढ पाया था इस शेड्यूल या प्लान के अंदर, वो बड़ी ख़तरनाक थी और मैंने पॉइंट आउट भी किया था मीडिया के सामने। वो सबसे बड़ी बात यही थी कि ये 2 नेशन थ्योरी पर कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, यानी 2 स्टेट थ्योरी पर कि 2 इंडिपेंडेंट होंगे, वो नहीं था इसके अंदर। टाइमलाइन बिल्कुल कोई नहीं था कि कितने अरसे में ये होगा, सारा सब कंडीशनल थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि हमास इसमें स्टेक होल्डर थ्रू आउट रहा है। जाहिर है उसने आर्म्ड स्ट्रगल की है, इसमें कोई शक नहीं, हम दहशतगर्दी की नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक रेजिस्टेंस पेश की है। मैं उसको, जाहिर है उसकी क्रेडिट की वजह से ही इजराइल जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आया है। दुनिया में जहां भी आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट चलती हैं, जब भी कोई प्लान बनता है उनको स्टेक होल्डर बनाया जाता है। वो एक अलग बात है कि उनको कितने % तक हकूक मिलते हैं, उनकी बात का पॉइंट कितने % अकोमोडेट की जा सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंसानी एक तहरीक चली है जिसने तकरीबन इतने सालों में एक अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट का नाम लिया है, इजराइल को टफ टाइम दिया है। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि गाजा जो 2 साल पहले जो अटैक किया गया था वो उन एरियाज पर किया गया था जो गाज़िबाना तौर पर इजराइल ने कब्जा किए हुए हैं। तो ये एक लोगों को रियलाइज करवाती रही है, उसका स्टेक होल्डर कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात एक और जिसको मैं अब रियलाइज कर पा रहा हूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर जो अपनी लैंग्वेज में बयान दिया था, उन्होंने कहा था मैं कोई 2 मुल्कों की थ्योरी पर एग्री नहीं किया, 2 स्टेट थ्योरी पर मैं नहीं मान रहा। और दूसरा, हमने वो अचीव कर लिया जो सब कुछ हम चाहते थे। इसका क्या मतलब है? ड्राफ्ट किसी मुल्क का भी हो, जब तक एक लॉजिकल कंक्लूजन या मीनिंगफुल उसका आउटकम की पॉसिबिलिटी ना बने, वो अमल दरामद उस पर होना नामुमकिन होता है। नॉन स्टार्टेड जिसको कहते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। और वही हुआ है जो आपके सामने हुकूमत पाकिस्तान भी अब यही कह रही है और पूरी दुनिया भी इसी पर शोर कर रही है। बिल्कुल। जीरा बलोच साहब ने भी ज्वाइन के लिए साबिक सफ़ीर हैं। जीरा बलोच साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। जीरा बलोच साहब, जिस तेज़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की है, वैसे तो इस जंग को 2 साल हो गए हैं,
लेकिन अचानक से उसका 20 नुकाती जो मंसूबा है, अमन मंसूबा, वो सामने आना और बहुत जल्दी से इसराइल ने उसको इंडोर्स भी कर दिया। और बज़ाहिर ये लगता है कि इसराइल के जितने भी जो मुतालबात थे, उनके पॉइंट्स थे, उनको अकोमोडेट इसमें किया गया है। और जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ को भी इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा गया है कि कुछ तरामीम हमारी तरफ से भी हैं, हमास ने भी कहा इस अमन मंसूबे पर कुछ तरामीम कर ली जाए। आपको लगता है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक हो जाएगा? देखिए जी, इस मुआहदे का जिस तरह आपने भी अपने कहा शुरुआत में कि उम्मीद एक लिहाज से बंद पड़ी थी और हम भी यही पुरुम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई रोशनी की चमक नजर आई है और उससे आगे कोई रास्ता बनेगा अमन का। लेकिन जैसे जैसे ही सिचुएशन इवॉल्व होती रही और उसमें खास तौर पे जब नेतन्याहू की आखिरी जो मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ और उसके दरमियान जो स्टेटमेंट्स थी दोनों की, उसमें नजर आ गया कि वहां पे अमन द मोस्ट शॉकिंग वाज कि जब ट्रंप ने कहा कि जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है दो स्टेट सोल्यूशन की तरफ, वो उस पर अपने कायम है कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुआहदे के अंदर जो पूरी जंग है तशख़्ख़ुस की, फलस्तीनियों की जो जंग है, बैतुल मुक़द्दस को की हिफाजत की जो जंग है, उस तारीखी जो इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफी है, उसको रिवर्स करने की उसका कोई जवाब नहीं है। और इवन उसका भी जवाब नहीं है कि इजराइल को कैसे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा इस स्टारवेशन के लिए, इस जेनोसाइड के लिए, इस खून खराबे के लिए जिसमें 65,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे और वो खवातीन हैं। तो और गजा को मुकम्मल तौर पे इनएबिटेबल बनाया गया है। तो ये जंग नहीं, लेकिन बलोच साहब बात ये है, इस अमन मुआहदे में तो इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है कि इसराइल से 60,000 या 65,000 शहीदों का बदला लेना है या उससे हिसाब लेना है। अभी तो सिर्फ इस पॉइंट पे बात हो रही है कि जंग बंदी होगी। जंग बंदी को इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी एग्जैक्टली, डू नॉट सेलिब्रेट अर्ली विक्ट्रीज। ये बड़ी खास एक रिवोल्यूशनरी की जुबान में कहा गया है कि आप जब, और देखिए हमें तारीख को देखना पड़ेगा और फलस्तीनियों को भी शायद तारीख में देखना पड़ेगा कि जो भी मूवमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं वो अर्ली विक्ट्री कभी क्लेम नहीं करते और अपने उस ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये रेजिस्टेंस, ये सैक्रिफाइसेस गुज़श्ता 70 सालों से 80 सालों से जारी हैं, जब से इलेजिटिमेट, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर तारीखी तरह से गलत वजूद जो इसराइल आया है, जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये मुसलमान उम्मत के बैक में खंजर है, ये कमर में खंजर है। ये खंजर जब तक निकलता नहीं है, जब तक कि कोई रैशनल बात नहीं होती, तारीख के हिसाब से, इंसाफ के और कानून के हिसाब से, इंसानियत के हवाले से, ये तमाम चीजें जो है वो सिर्फ एक लिहाज से अपने अपने पॉलिटिकल सर्कस है। किसी का अपना जाती कोई एजेंडा है, किसी का कोई अपना रीजनल एजेंडा है। तो मैं समझता हूं कि आज वक्त है कि जो लोग, और खासतौर मुस्लिम उम्मा जो कि बैतुल मुक़द्दस की तक़द्दुस को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको बहुत एहतियात से इन 20, 25, 30 या 40 पॉइंट्स का जो भी प्रपोजल आता है उसको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होगा अगर हमारी इस्लामिक उम्मा इस 20 पॉइंट एजेंडे में हिस्सेदार बनेगी। बिल्कुल, आपने मुस्लिम उम्मा का जिक्र किया बलोच साहब। खालिद चिश्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक का किरदार मजीद क्या होना चाहिए? सिर्फ बयानात देने चाहिए या फिर जाकर कोई अमली इक़दामात भी करने चाहिए? क्योंकि इसहाक़ की जानिब से तो ये कहा गया है कि ये जो 20 निकाती मुआहिदा या एजेंडा पेश किया गया है, ये अमरीका का अपना ड्राफ्ट है, इसमें पाकिस्तान का या मुस्लिम ममालिक के जो पॉइंटर्स हैं वो मौजूद नहीं है। जी शहरबानो, देखिए ये एक इसका जो साइड जिसको कहते हैं फैक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा ये हो सकता है कि इस वक्त तो मुसलमान मुल्कों में तफरीक पैदा इससे बड़ी ज़बरदस्त, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सेलिब्रेशन हो सकते हैं कि हमने मुसलमान मुल्कों का पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड कर दिया। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि हमें प्रोसीड करना चाहिए, कुछ मुल्क कह रहे हैं कि नहीं ये रिजर्वेशन है, और कुछ मुखालफत कर रहे हैं। तो यही यूनिटी ही, जो लैक ऑफ यूनिटी जिसको कहेंगे, वही इसराइल को सूट करती है। वो कहेगा कि बहुत सारे मुल्क हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
हम तो बड़ा पीस अमन क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था ना कि ये कीमत सिर्फ एक सीज फायर की बहुत ज्यादा दी लोगों ने। आप 70,000 लोगों को आप शहीद कर दें, और इतने सालों से, पिछले सालों का भी अगर आप उनका इस्तेसाल देखें और जुल्म और जबर देखें, तो ये तो कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शन है कि उनको रिटर्न में कुछ भी ना मिले। आया सीज फायर कि आप इतने अनचेक्ड हैं। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एक डमी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ओआईसी या किसी भी प्लेटफॉर्म को मानने को तैयार नहीं है। और सबसे खतरनाक इसके अंदर अनवर शहरबानो, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि इसका जो एक क्लॉज है टू स्टेट का, उसके कहा जाता है कि पॉसिबली फ्यूचर में सोचा जा सकता है। एक तो ये बात है, और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है मुझे इस प्लान का ये लग रहा है, इसमें जज और ज्यूरी और सब कुछ जो है वो या इजराइल है या अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जिसका मतलब है कि वो ही डिसाइड करेंगे। वो तो कल को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकते हैं, उनकी दोस्ती तो हिंदुस्तान से बहुत है इजराइल की। तो फॉल्स फ्लैग का मतलब है कि हमास के बिहाफ पे एक बहुत बड़ा कोई मिसहैप करवाया जाए और कहा जाए कि हमने कहा था कि जनाब, क्योंकि अगर वायलेशन किसी ने की तो हम वापस रिवर्ट करेंगे, तो अपने कैदी भी वो छुड़ा के ले जाएंगे इजराइल के। तो ये कॉन्स्पिरेसी एलिमेंट भी इसके अंदर मुझे स्मेल करता है कि वो सब कुछ अपनी मर्जी का कर लें और दोबारा बमबारी शुरू कर दें बाय सेइंग कि हमास ने दोबारा कर दिया। तो ये वो कुछ भी करने का रिकॉर्ड रखते हैं। मेरे पास शक व शुबे की कोई नहीं है कि मेरे पास लॉजिक है। उन लॉजिक सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि इजराइल ने जितने अकॉर्ड किए हैं पहले, जिससे भी मुल्क से किया है, उसने ऑनर नहीं किया है और सबको अपने मतलब से ट्विस्ट किया। वो सबसे ज्यादा बदकिस्मत ये इसका एपिसोड या इसकी हिस्ट्री है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो मोरालिटी या एथिक्स पर चलेंगे। मुझे ये फील होता है कि वही कोई ना कोई सैबोटाज करके खुद ही कर लेंगे इस पूरे प्लान को, अगर ये इंप्लीमेंट हो भी जाए, जो कि मुझे इसका बेसलेस है, इसका फाउंडेशन ही नहीं लग रही जिसके ऊपर एक्साइटमेंट की जाए। तो इसका कोई फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा है। आपको इस वायदे का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। जीरा बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपको पता है ना, इस में जो पॉइंट है, एक बड़ा आम नुकता ये भी है कि हमास को डी रेडिकलाइज किया जाए। तो जो हम ये भी देख रहे हैं कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस तहरीक जो है वो चलाई जा सकती है, और यूनाइटेड नेशंस इसकी इजाज़त देता है। और अपने पॉइंटर्स में इसराइल का ये कहना है कि हमारी जो फौज है वो 3 तरीकों से यहाँ पर जाएगी और एंड पे फौज वहीं पर रहेगी। मतलब अपने जो सारी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको क्लियर कर लिया गया और गज़ा की आवाम का कोई हकूक़ नहीं दिया गया। तो ये गुफ्तगू हम फरमा रहे थे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपनी बहरास्त पैदावार और कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म कर रही है। अब कंपनियां यहां अपनी मसनूआत की फ़रोख्त के लिए सिर्फ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इन्हिसार करेंगी। और ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता 3 सालों में कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी हैं। और हम देख रहे हैं कि मैरी लेली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और यामाहा जैसी मारूफ कंपनियां भी शामिल हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान का माशी माहौल मल्टी नेशनल कंपनीज़ के लिए गैर मौजू बनता जा रहा है, या इसके पीछे बढ़ती हुई पैदावारी लागत, टैक्स पॉलिसियों में गैर यकीनी सूरत हाल है, दरामदात पर पाबंदियाँ हैं और ज़र मुबादला का मसाइल शामिल हैं, या कुछ और बात है? हम देख रहे हैं इमरान के बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो अपने स्टोर्स पाकिस्तान से बंद करके बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से जा रही हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर हम मईशत के हवाले से बात करें, आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनको बड़े ब्रांड्स को एक्सेप्ट नहीं करती? शायद कि उनकी अगर प्राइसेस में फ़र्क हो सकता है ये भी वजह हो। और इसकी बेसिकली पॉइंट इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करना है, उनको एक ऐसा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो यहाँ पर रह के ना सिर्फ अपना बिजनेस करे बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ावा भी दें। आपको पता है पाकिस्तान में जितने भी हम देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जब जाते हैं दौरों पर, प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, दीगर वज़रा जाते हैं, तो पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो जाते हैं कि जी आए जी हमारे मुल्क में आपको इन्वेस्टमेंट के ये मौके जो हैं वो मिलेंगे, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहेगी। पाकिस्तान में अमन भी आ चुका है। मलिक साहब हमारे मईशत हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, हम तो बड़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं अपनी मईशत को संभाला देने के लिए, और आपको पता है बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस यहाँ से समेट के वापस जा रही हैं। आपके ख्याल में इसकी वजूहत क्या है? सर, 2 चीजें हैं। एक, आपने ये कहा कि बहुत एफर्ट हो रही है, हम SIFC बहुत एफर्ट कर रही है। इवन फील्ड मार्शल साहब ने बहुत एफर्ट की और बिजनेसमैनों के साथ जब उन्होंने मीटिंग की तो ये कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए और हमें अपने लोगों को अपने पांव पे खड़ा करना है, और अगर हम अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और इज्जत के साथ बढ़ेगा। ये
मैं आपको फीडबैक वो दे रहा हूँ जो हमारे सामने 1-to-1 बात हुई। जी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पाकिस्तान की बाकी इशराफिया है, उन्होंने ये तय कर रखा है कि उन्होंने पॉवर्टी और हंगर को जैसे 40 साल 45 साल से चलाते आ रहे हैं वैसे ही चलाना है। अब मुझे बताएं कि इस तरह की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ कौन सरवाइव कर सकता है, जिसका मुझे नहीं पता कल क्या रेट होगा। जब मैंने किसी को इंटरनेशनल रेट देना है तो मैंने उसको एक कमिटमेंट के साथ रेट देना है। तो जब मुझे आप ये मौका ही नहीं देंगे कि मैं अपनी कॉस्ट को खुद मैनेज करूं, और फिर एफबीआर का एटीट्यूड ये है कि आपके अकाउंट फ्रीज कर लेंगे और आपको खाम के नोटिस दे के एंगेज करेंगे। देखिए, दुनिया में बिजनेसमैन चोर नहीं होता, चोर चोर होता है। हमें वो बिजनेसमैन हो, वो इशराफिया से हो, कहीं से भी हो, हमें चाहिए कि एक डिफाइन लाइन करके मॉडल बनाएं कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ये रिस्पेक्ट लेवल है, ताकि वो चीजें खत्म हो जो नेगेटिव इस सोसाइटी में कई सालों से चलती आ रही है। ठीक। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, बिजली है, आप आईपीपीज के एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन आपको फिर पता चलता है 15 दिन के बाद आप पेट्रोल बढ़ा देते हैं, फिर आप उसके पीछे से जाके गैस के चार्जेस बढ़ा देते हैं, कहते हैं जी 10 साल पहले के आप चार्जेस दें, इतने आपके हो गए। सर, ये मुल्क चला रहे हैं हम, इस तरह तो दुकान नहीं चलती, परचून की दुकान नहीं चलती जिस तरह मुल्क को चला रहे हैं जी। पाकिस्तान इज सच ए क्रेडिबल कंट्री विद दी करंट जो हमारी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, वो पूरी कुव्वत से बार बार बिजनेसमैनों को कह रही है मलिक साहब, पूरी कुव्वत से कोशिश की जा रही है और दौरे किए जा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से मामलात बेहतर बनाए जा रहे हैं कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें ताकि मईशत बेहतर हो। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ बरसों की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नाम जो हैं, उबर, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, यामाहा जैसी बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ से अपने स्टोर्स बंद कर दिए हैं और यहाँ से जा चुकी हैं। सबसे अगर हम बात करें ख़तरा बड़ा क्या है ऐसे स्टोर्स का बंद होना, और दूसरा क्या वजह है, कमी जो है वो किसके एंड पर है, हुकूमत के एंड पर है, या फिर प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, आवाम उनसे नहीं खरीद पाते, या फिर बिजनेसमैन को बिजनेस का माहौल नहीं दिया जा रहा? जी मैम, आपने जो बात लास्ट की है ना कि बिजनेस एक इन्वायरमेंट का नाम है, जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, बिजनेस लोग अपनी बिल से करते हैं ना जी। मैं कहीं से हो सकता है अपना घर बेच के उसमें पैसे डाल रहा हूँ, मैंने आपसे लोन लिया हो, मैंने बैंक से लोन लिया हो, मैंने किसी की क्रेडिबिलिटी, तो जो हमारा सबसे तबाही का मरकज रहा है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। आपसे एडवांस ले जाता है और उसके बाद जब आप एडवांस की बात करते हैं तो वो कहता है ये प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, ये पैसे हम नहीं मानते। दुनिया का कोई एक मुल्क दिखा दें जिसके अंदर सेल टैक्स भी एडवांस लेना है, आपने इनकम टैक्स भी एडवांस लेना है और कई गुना लेना है, और लोगों को कहना है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता। आप जीडीपी को रिकैलकुलेट कर लें, बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स ले आए, हम चैलेंज करते हैं कि आप मल्टीप्लाई टैक्स लेते हैं और उस टैक्स की प्रोडक्शन ही हुई होती, वो आपने उधार लिया होता है। जब हम कहते हैं कि इसको वहां एडजस्ट करें तो आपकी और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरी ये है कि आपने हर एक जगह से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। आप बिजली सप्लाई करेंगे, उसमें भी आपने मल्टीनेशनल को, उनको लोगों को ऑब्लाइज किया हुआ है और पैसा बना रही हैं। फिर आप गैस देते हैं तो आपको पता है कि आपने गैस किस रेट पे दी है, शिपिंग कहाँ से करा रहे हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन, फिर उसके ऊपर लेवीज। देखिए, पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 6 करोड़ जॉब चाहिए कम से कम। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू उस बेस पे करें कि हमने जो है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बनाई है, हमने फाइनेंशियल पॉलिसी क्या बनाई है, हमने कल्चरल पॉलिसी क्या बनाई है, हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे कितना काम किया। जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना सरमाया जब चाहेगा वो मुल्क से बाहर भी ले जाएगा, तो उसका प्रॉफिट भी बाहर जा सकता हो, उसको एलसी खोलने में भी आसानी हो, लेकिन आप उसकी मराद बेशक खत्म कर दें। आपने जो मराद दी है, एक तबके को आप मराद देते हैं, दूसरों को आप दबा के रखते हैं, इस तरह कैसे आप मुल्क को चला रहे हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने तबाह कर दिया। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के हज़ारों शहरियों का डेटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। उनमें सिर्फ आम लोग ही शामिल नहीं, सरकारी अफसरान और अहम शख्सियात का डेटा भी लीक हो सकता है। वफाकी वजारत दाखिला के नोटिस लेने के बावजूद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात करके ऐसे 139 प्लेटफॉर्म्स पकड़े हैं जो शहरियों का डेटा बेचने में मुलव्वस हैं। उनमें 75 फेसबुक अकाउंट्स हैं, 18 मोबाइल ऐप्स हैं, 17 वेबसाइट
वेबसाइट्स हैं, 12 टेलीग्राम चैनल्स हैं, 10 टिकटॉक अकाउंट्स हैं, 2 यूट्यूब चैनल्स हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप शामिल है। बिल्कुल जी, इनका पता तो चल गया है कि डाटा इन जगहों से लीक हो रहा था, लेकिन ये डाटा इन तक पहुंचता कैसे है, कौन कौन इसमें मुलव्विस है और डाटा को लीक होने से कैसे बचाया जा सकता है, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन के आईटी एक्सपर्ट हैं राना मोहम्मद शहबाज साहब। राना साहब, आपको वेलकम करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आम शहरियों का जो ज़ाती डाटा है वो किस तरह से लीक होता है और इसको रोका कैसे जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। जो हमारे कॉमन शहरी हैं उनका डाटा चोरी होने की मेन वजह ये है कि वो अपने सेफ पासवर्ड्स, यूनिक यूजर नेम्स नहीं बनाते। अब पासवर्ड्स बनाने के लिए वो बड़े कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं जिसमें उनके अपने नाम, गली नंबर, घर का नंबर या 11223344 1234 इस तरह के पासवर्ड्स रखते हैं जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा क्विकली और ऑटोमेटेड वे में उसको गैस करने के काबिल होता है। और दूसरी बात यह है कि अपने पासवर्ड्स बनाने के बाद उसको हर 2-3 महीने के बाद जो चेंज करना होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स या पास की नहीं बनाते हैं या फेस के ज़रिए से उसकी रिकग्निशन, ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट्स की नहीं करते हैं। ये अकाउंट्स सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हो सकते हैं जिसमें आपका व्हाट्सएप, फेसबुक एट्सेट्रा, ट्विटर वगैरह, और बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने स्टोरेज को, जो उनका डाटा होता है, चाहे वो फ़ोन के ऊपर हो चाहे लैपटॉप के ऊपर हो, उसको सेफ और सिक्योर नहीं करते। उसकी जो प्रॉपर एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए। जो आपके डिवाइसेस में जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होती हैं उनको प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने अपनी न्यूज़ में बताया है कि हमारे ऑफिसेज में भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डाटा भी चोरी होता है जी। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे ऑफिसेज में डेटा प्राइवेसी और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स हैं वो हमारे एम्प्लॉयज को उस तरीके से और उस लेवल पे नहीं दी जाती जहां पे वो समझ सकें कि कितना डेटा, कौन सा डेटा लेना है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसकी रिटेंशन कितनी देर तक रखनी है। अच्छा राना साहब, ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है ताकि डेटा जो है उसके रसाई ना हासिल हो सके। क्या ये सिर्फ काफ़ी होगा? इससे डाटा महफूज हो जाएगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करेंगे, ख़ास तौर पर अगर हम टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, उस पर डाटा सेलिंग को रोकना मुश्किल क्यों है इतना? देखें, ये इसकी बहुत सारी मोटी मोटी वजूहत हैं। एक तो रीजनल लेवल पे आपकी फायरवॉलिंग होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी को इनेबल करना चाहिए जो गवर्नमेंट का काम है या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का काम होता है। और दूसरा लेवल होता है कि जो हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में हम लोगों ने अपने लोगों की ट्रेनिंग करनी है, वो पर्सनल लेवल पे हो, लार्ज स्केल पे हो। जिस तरह मैंने बताया, पासवर्ड्स अकाउंट्स के बनाने हैं, अपने स्टोरेज को सिक्योर करना है। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि जो लोग अपने फ़ोन, लैपटॉप रिपेयर करने या सेल करने जाते हैं या सेल कर देते हैं, तो वो अपनी डाटा जो बैकअप होता है या डाटा को उससे रिमूव करना या डिलीट करना अपने डिवाइसेस में से वो भूल जाते हैं। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान जो है वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए जन्नत की जगह रखता है। उसकी वजह यह है कि ये सिक्योरिटी लूप होल्स इन लोगों को मालूम होते हैं कि ये लोग एक इस तरह से कॉमन पैटर्न के ऊपर अपने अपने बच्चों के नाम पे या कॉमन चीज़ों के ऊपर ये पासवर्ड रखते हैं। तो लिहाजा वो बहुत इजी हो जाता है उनके लिए गैस करना, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ है। आपको फिशिंग ईमेल्स आएंगी, आपको एसएमएस आएंगे, वॉइस मैसेज आएंगे, जिसमें राना साहब, अब हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम किस तरह बच सकते हैं? जी, इसके लिए आपको एसएमएस आए, वॉइस मैसेज आए या कोई ईमेल आए जिसमें कोई लिंक्स हों, सस्पिशियस मुश्तबा लिंक्स हों, उनके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपके क्लिक करते ही एक डेंजरस कोड उसके पीछे रन करेगा और आपके अकाउंट्स को वो हैक करेंगे और उसके जरिए से आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। क्योंकि ये एक बड़ा नॉर्मल कॉमन पैटर्न है जो साइबर क्रिमिनल्स को पता है। हमें अपने मुल्क में, अपने इदारों में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। मैं खुद भी ज़ाती तौर पे छोटी छोटी वीडियोस भेजता रहता हूं ताकि लोगों को बताऊं कि पासवर्ड कैसे बनाना है, साइबर सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करनी है। और स्पेशली मैं एक और बात लोगों को वार्न कर दूं, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत एक मीठी खीर की तरह ले रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है ये वो दोधारी तलवार है जो 5 साल 10 साल में इनके बनाए हुए बिजनेस प्रोडक्ट्स को खा जाएगी, नुकसान देगी। क्यों?
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जैसे जैसे ये तरक्की करती जा रही है, साइबर क्रिमिनल्स और साइबर अटैक्स भी उतने ज्यादा साइबर ऑटोमेटेड अटैक्स में भी इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत sophisticated- शुक्रिया आपका राना मोहम्मद शहबाज साहब, आपने वक्त दिया और साइबर सिक्योरिटी को नहीं बनाया जा सकता, ये तो राना साहब से आपने सुन ही लिया। आपको बताएंगे इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, जिस पर सहाफ़ी तंजीमों का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान सामने आया है। इस पर तलाल चौधरी ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने माजरत भी की है सहाफ़ियों से जो रवैया अख्तियार किया पुलिस की जानिब से। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई होगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। जी बिल्कुल, आज जो है लाहौर प्रेस क्लब के CPNE, PUJ, अमेंड और उसके साथ साथ PFUJ और दीगर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, उन्होंने आज मुश्तरका तौर पर यहाँ पे एक मुज़ाहरा किया जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस की जानिब से धावा बोला गया। हमारे साथ मौजूद हैं PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और सदर लाहौर प्रेस क्लब। इनसे पूछते हैं कि अब आगे का क्या लाएअमल है, क्या हुकूमत के साथ कोई रब्ता हुआ नहीं हुआ। सारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, हुकूमत से रब्ता, चूँकि ये आज PFUJ और CPNE और बैंक की कॉल थी जो आज पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए और इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है और पूरे मुल्क में हो रहे हैं आफ्टर जुमा। अभी देखिए, बात तो होनी है उधर इस्लामाबाद में, क्योंकि ये नेशनल प्रेस इस्लामाबाद में जो पुलिस ने दावा बोला, बदतरीन तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया, कैमरे तोड़ दिए, लाठियाँ मारी और चीज़ें सरे खोल के ले गए। तो मैं समझता हूँ कि इसका लाएअमल जो हमें पता है कि हम इनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त देंगे और मुतलका थाने इस्लामाबाद में जो भी होगा वहाँ पे हम समझते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, ये तो गुस्से हैं किसी की माँ पे ना, अपने अफसरान की। उनको नॉमिनेट करेंगे, गवर्नमेंट को नॉमिनेट करेंगे और मुतलका थाने में दरख्वास्त देंगे। उस दरख्वास्त पे अगर इन्होंने पर्चा ना दिया तो फिर खुला मैदान है अदालत का। हमें अदालत से बड़ी तवक्का है कि अदालत इंसाफ करेगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर ये फिर ना है तो इंशाअल्लाह ताला फिर जेल बरो तरीक और आगाज़ हो जाएगा मार्च का। अंसारी साहब ये बताइएगा, पीका एक्ट ऑलरेडी उन्होंने नाफिज कर दिया, आज ये गुज़िश्ता रोज़ ये मामला हो गया, क्या हुकूमत जो है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम जिस तरह आपने कहा कि इमाम पर ले रहे हैं, लेकिन इसके ये रुकने पर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, बात ये है कि ये उस वक्त रुकेंगे जब हुकूमत जो है ख़ुद रोक लेगी। ये जो भी होता है हुकूमत की इमाम में होता है। मैं समझता हूँ कि जो ये जो है पैका एक्ट, ये जो ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं और CPNE अमेंड और तीनों हम बैठ के अब ये डिस्कस करने लगे हैं कि मेरा ख्याल है कि सारे काफ़िले निकलेंगे और अब भट्टी साहब हमें जाना पड़ेगा इस पैका एक्ट को। इस पैका जब कानून नाफिज किया गया, ये कहा गया था कि हम तो अताताड़ साहब ने कहा था कि हम तो एक साफ़ी को ही नहीं है, ये साफ़ी तो बिल्कुल आज़ाद हैं। ये तो इन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी, ये जो इदारों के खिलाफ हिट करते हैं, खिलाफ फलां करते हैं, साथी तौर पर आते हैं, ये इदारों के लिए, ये देखिए हम भी कब कह रहे हैं हम फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम ऐसी हर कैंपेन के ख़िलाफ़ हैं जो 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 इदारों के ख़िलाफ़ हो। हम तो मानते नहीं, हम तो फेक न्यूज़ को मानते नहीं हैं, लेकिन ये पैका एक्ट बनाया इसलिए गया था कि इन सब को इनका सांस बंद करें। मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को कि ये फिलफुर वापस लें, इससे पहले के काफ़िले इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठें। उनका यही कहना था कि हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तमाम सहाफ़ी यकजान, एक ज़ुबान और एक जिस्म के तौर पर काम करेंगे और हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, वगरना इस्लामाबाद दूर नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफ़ीक भट्टी, आपने आगाह किया। इस्लामाबाद ही आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या किसी के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पुलिस की जानिब से दावा बोला गया प्रेस क्लब के अंदर मुज़ाहिरीन के नाम पर। कहा यह गया कि मुज़ाहिरीन जो है वो एहतजाज कर रहे थे और पुलिस के साथ उलझे और वो फिर अंदर आए और उसके बाद पुलिस ने अंदर जो है वो बदतरीन तशद्दुद भी सहाफ़ियों के साथ किया। नेशनल प्रेस क्लब में भी जो है वो इजलास हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर शकील करार प्रेस क्लब के जो हैं, उनसे पूछते हैं कि कल एक्चुअल क्या वाक़या हुआ था और आपकी तरफ से अब क्या लाएअमल है? कि चंद मुज़ाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे और पुलिस ने उनको जब पकड़ने की कोशिश की तो उनके बकौल पुलिस के कुछ लोग प्रेस क्लब के अंदर वकील और कुछ लोग अंदर आ गए थे। उनको पकड़ने के लिए पुलिस एहलकार अंदर आए और जो सहाफ़ियों को मारा गया और वो सहाफ़ी जिनके हाथ में कैमरा मौजूद था और वो सहाफ़ी जो कैंटीन के अंदर बैठे खाना खा रहे थे, आपने उनको क्यों मारा? तो इनके पास कोई रीज़न, कोई जवाब नहीं था, कोई माकूल बात थी नहीं। तो इसी वजह से हमने अब ये फ़ैसला किया कि हम पूरे पाकिस्तान में इस एहतजाज को फैलाएंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं वो मुतहद रहें, ना बिखरें और हुकूमतें उनसे अपना कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस रिलीज़ जारी की और IG से रिपोर्ट मांगी। सब ज़ुबानी बातें हैं। इस्लाम पुलिस इंतज़ामिया भी यही कह रही है कि हम ये करने के द्वारा वो तो करने के द्वारा, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है?
कुछ भी नहीं हो रहा। अब साफियों को कहना है कि पूरे मुल्क में ये एहतजाज जारी रहेंगे जब तक उनको इस हवाले से इंसाफ नहीं मिलता, ये इस हवाले से कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं आती। जी फिलहाल जी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है।